बच्चों, हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला चैप्टर था उसमें DPP 10 के काफ़ी सारे डाउट्स जो हैं आप लोगों ने भेज रखे थे, है ना। तो उसका एक वीडियो आपके पास आ चुका है। तो जो वीडियो आ चुका है ना, उसमें हमने 38 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। हाँ, यस, 38 तक के क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। अच्छा, ये 38 तक के जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें 35 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने मना कर दिया था। तो उसको मना इसलिए कर दिया कि वो केवल कैलकुलेटिव है, आपको कैलकुलेशंस करनी है सो करनी है ना। तो देखिए 35 था ना वो क्वेश्चन। उसमें दो रिंग्स थी भाई, एक रिंग है, दूसरी रिंग है, इसका चार्ज Q1 है, इसका चार्ज Q2 है। यहां से लेके यहां तक किसी चार्ज को लाना था। अब आप क्या करें, इस पॉइंट पर आप Q1 के कारण पोटेंशियल निकालें, Q2 के कारण पोटेंशियल निकालें। Q2 की डिस्टेंस ये आएगी, जो भी आएगी व्हाटएवर, है ना। इसी तरीके से आप इस पॉइंट पर Q2 के कारण पोटेंशियल निकालें, Q1 के कारण पोटेंशियल निकालें, राइट। इस पॉइंट पर आपका पोटेंशियल आएगा 1, इस पॉइंट पर आपका पोटेंशियल आएगा 2। फिर आप क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, तो वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। उसको चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क आ जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने उसको सॉल्व नहीं किया था, क्योंकि कैलकुलेशंस ही करनी है आपको खाली। 38 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया था। अच्छा, एक बात और है बच्चों, अगर मान लो मैंने ये वीडियो पे सॉल्यूशन तो दे दिए, अगर आपको इसके बाद इसमें कोई क्वेरी खड़ी हो रही है, कुछ इश्यू खड़ा हो रहा है, कुछ डिस्क्रिपेंसी आ रही है, तो आप जरूर डिस्कस करें जूम सेशन में। जूम सेशन इसीलिए होता है कि आप उसे डिस्कस कर सकें। अब हम आते हैं एडवांस के क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो देखिए एडवांस का क्वेश्चन नंबर 4 DPP 10 है। ये एडवांस में कुछ सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, अ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी ऑफ 500 नैनो कूलम पर क्यूबिक मीटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट अ स्फेरिकल वॉल्यूम ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर. Consider a cubical Gaussian surface with its center at the center of the sphere. What is the electric flux through the cubical surface in its edge length this and this? अच्छा देखो, एक है ना स्फीयर बनाया है इन्होंने 6 सेंटीमीटर रेडियस का। अब उसमें एक क्यूब बनाया है 4 सेंटीमीटर का। तो भाई बात यह है, वो क्यूब तो इसके अंदर पैक हो गया, करेक्ट। तो इसका मतलब यह है, अब इसमें यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी दे रखी है पूरे में स्फीयर में। तो देखो सबसे पहले मैं चार्ज इनसाइड क्यूब निकाल रहा हूं मैं, इनसाइड क्यूब है ना, इनसाइड क्यूब। तो चार्ज इनसाइड क्यूब जो है ना, वो आएगा रो इनटू वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब आएगा साइड क्यूब। रो दे रखा है आपका 500 ना, हाँ 500 नैनो कूलम, नैनो कूलम। ए दे रखा है आपका, जो ये छोटा सा क्यूब दे रखा है ना अंदर, उसकी साइड लेंथ दे रखी है 4 सेंटीमीटर। 4 इंटू 10⁻⁻2 का क्यूब। चेक करना जरा, तो ये आ जाएगा आपका 5 इंटू 10⁻⁻7। 4 का क्यूब 64 इंटू 10⁻⁻6। आप ये आएगा 320 इंटू 10⁻⁻13 कूलम आया साहब चार्ज। अब आपको इसका फ्लक्स चाहिए, तो फ्लक्स आ जाएगा इसका Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q है 320 अपॉन एप्सिलॉन नॉट है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और ये है 10⁻⁻13। चेक करना जरा, तो ये आ जाएगा 32 अपॉन 8.85। अब आप इसकी अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कर लीजिए। 1 मिनट में जरा आंसर देखता हूं। 4th क्वेश्चन है ना, एडवांस्ड का क्वेश्चन नंबर 4। उडी बाबा कहाँ गया? 3.62 दे रखा है। हाँ 3.62 ही आएगा, बिल्कुल सही बात है। वोल्ट इंटू मीटर, फ्लक्स की यूनिट होती है वोल्ट इंटू मीटर, ये ध्यान रखना। फ्लक्स की यूनिट होती है वोल्ट इंटू मीटर। चलिए अब आपके पास में ये क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, मतलब सॉरी इसका ए पार्ट हुआ, ए पार्ट हुआ ये, दिस इज पार्ट ए, करेक्ट। अब इसमें बी पार्ट में इन्होंने क्या कर रखा है, एक बड़ा क्यूब बनाया जिसके अंदर ये स्फीयर खुद ही सारा आ गया। अब जब ये स्फीयर अपने आप ही उसके अंदर इन्वॉल्व हो गया, इट मींस नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द एंटायर चार्ज ऑफ द स्फीयर ओनली, है ना। तो बड़े क्यूब में जो एनक्लोज चार्ज है वो एंटायर चार्ज ऑफ द स्फीयर आएगा।
तो क्यू क्यूब इट इज इक्वल टू क्यू स्फीयर आ जाएगा आपकी बार, क्योंकि स्फीयर पूरा उसमें बंद हो गया। तो अब आएगा रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। आप जरा चेक करें, हाँ वो तो स्फीयर का आएगा ना, अब तो रेडियस, तो ये आएगा रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। कैपिटल आर जो आएगा ना आपका, ये कितना है, कैपिटल आर का वैल्यू क्या दे रखा है, 6 दे रखा है शायद, है ना, हाँ 6 सेंटीमीटर 10⁻² का क्यूब, ये आपका चार्ज आ गया। तो फ्लक्स आपका आ जाएगा Q/ε0, Q/ε0। अब थोड़ा मेरा लिखने का तरीका देखना, रो है बेटा आपका, रो जो भी आएगा आपका, चलो लिख ही दो, वैल्यू लिख दो, है ना, वैल्यू है रो की 500 नैनोकूलम। 4 पाई को 4 पाई रहने दो, है ना। 6 का क्यूब होता है 216 इंटू 10⁻⁻6। 6 का क्यूब 216 होता है, 3 ε0 होता है 1/36 पाई इंटू 10⁹ ये ε0 होता है। हाँ जी, ε0 की वैल्यू होती है 1/36 पाई इंटू 10⁹। अब आप कहेंगे सर ये आपने अभी तो पिछले वाले में तो ये लिखा था 8.85, अब आपने ये लिख दिया। तो एक्चुअल में क्या है, वो मेरे को पता है क्या, वो ऊपर एक पाई दिखाई दे रहा है, तो वो पाई स्क्वायर होकर के मैं उसको 10 लिखूंगा। थोड़ा इजी बना रहा हूँ कैलकुलेशन को। ये चीज़ें आप लोग भी किया करो, हमेशा दिमाग में ये बातें रखा करो कि हाउ टू मेक द थिंग्स इजी, है ना। तो देखिए ये 3 से हम इसको काटेंगे तो ये 12 आएगा। अब आप ये 500 है ना, तो 500 को आप रहने दो, 500 ही रहने दो, अभी थोड़ी देर बाद कर देंगे फिर इसको सेटिंग। 12 है, इस पाई को पाई कर दो आप, ये 4 पाई कर दो, 10⁹, तो ये कैंसिल ही हो जाएगा ना पूरा, 10⁹। तो 500 इंटू ये 12 ऊपर गए, ये पाई और ये पाई 4 पाई, ये 216 इंटू 10⁻⁻6, ये गेम हुआ। अब जरा कैलकुलेशन को थोड़ा सा आप सावधानी से करिए। 500 इंटू 12 इंटू 4 48, 12 इंटू 8 48, इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, उसको 216 लिख दो, इसको 10⁻⁻6 लिखो। देखो अब 10, ये 3 गायब हो गया, तो 10⁻⁻3 आ गया, करेक्ट। अब जरा आप देखिए, ये है बेटा 240, ये इसको करेंगे ना 5 इंटू 48, तो ये 240 आएगा, और ये आएगा 0.216। अब ये कैलकुलेशन करो आप। अब इसकी पता है क्या होता है हम लोगों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ये हम कैलकुलेशन की तब तक ट्राई नहीं करते जब तक मजबूर ना हो जाएं। हाँ, मतलब जब हमारे मत्थे चढ़ जाएगी ना कि कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, तब करेंगे। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे फिर हम, कैलकुलेशन फिर तो हम एक्यूरेट करेंगे जब करेंगे तो, लेकिन जब हमें लग रहा है कि हमें पास एक ऑप्शन आएगा वहाँ पर, तो ऑप्शन आएगा तो फिर देखो हम यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन, इन्होंने आंसर दे रखा 51.1, 51.1। हाँ तो ठीक है, 51.1 तो सही है, तो आपका आंसर सही है बस। लेकिन अगर मान लो वहाँ पे ऑप्शन ना आवे और वो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछते हैं ना, उसके अंदर पूछ लेते हैं, फिर तो आपको इसको एक्यूरेटली कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या फिर तो मैं बताऊँ पंगा एक और क्या होगा समस्या, ये जो पाई स्क्वायर लिखा है ना, ये भी मुसीबत बनेगी। इसको आप 10 नहीं लिख सकते, क्योंकि पाई स्क्वायर फाइनली जो होता है ना, वो 10 से थोड़ा सा कम होता है, 9.86 के आसपास आता है। हाँ, मतलब बड़ा डिफिकल्ट मैटर है फिर तो, है ना। अब वो तो एक बात है ना कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में तो फिर अगर मान लो आ रहा है तो वो उसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है, उसको वो बताएंगे, फिर तो आपको कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। तो प्लीज लुक एट क्वेश्चन नंबर 6, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 को बड़े ध्यान से देखो आप। देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, फिगर शोज 3 प्लास्टिक प्लेट्स दैट आर लार्ज, पैरेलल एंड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। फिगर बी गिव्स द कंपोनेंट ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्स एक्सिस थ्रू द शीट्स, ठीक है। द स्केल ऑफ द वर्टिकल एक्सिस इज, ये दे रखा है जी इन्होंने, ओके राइट। अब एक्चुअल में देखो मैं इसका डायग्राम बना देता हूं। पहले तो इन्होंने 3 शीट दे रखी हैं, इनको मैं छोटा सा बना रहा हूं जानबूझ करके।
अब हमें इसके चार्ज के बारे में कुछ पता नहीं, किस पर पॉजिटिव है किस पर नेगेटिव है, क्या है, कुछ नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, आर्बिट्रेरी मान लेते हैं। आर्बिट्रेरी मान लेते हैं, इस पर सिग्मा 1 है, इस पर सिग्मा 2 है, इस पर सिग्मा 3 है। अब आप यहां पर लो एक पॉइंट यहां लो, एक पॉइंट यहां लो, एक पॉइंट यहां लो। अब देखिए आप, इन्होंने जो दे रखा है ना, वो मैं बता रहा हूं आपको। ग्राफ दे रखा है ग्राफ में देखो, इस पॉइंट पर E बराबर 0 दे रखा है। ग्राफ में देखिए, इस पॉइंट पर E बराबर 2 दे रखा है। फिर यहां पर देखिए 0 दे रखा है, नहीं सॉरी, E बराबर 6 दे रखा है। यहां पर E बराबर 6 दे रखा है, यहां पर E बराबर 0 दे रखा है ना। ये मैंने लिखा है। 10 की पावर 5 जो है ना, कॉमन है सब जगह, तो 10⁵ सब जगह कॉमन है। इन्होंने हमसे कहा है कि फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द चार्ज डेंसिटी ऑन शीट 3 to शीट 2। 3 to 2 के बीच चार्ज रेशियो चाहिए हमको। इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉमन चीज है उसका कोई महत्व नहीं है। रेशियो निकालते हैं तो सब कटकटा जाता है, तो कॉमन का कोई मतलब नहीं है। रेशियो जब जब निकालते हैं ना, तो इक्वल अमाउंट की चीजें जो होती हैं वो सब कैंसिल हो जाती हैं। इसलिए मैं उस 10⁵ को लिख ही नहीं रहा, ठीक है। अब थोड़ा सा आप ध्यान देंगे ना, तो देखो क्या हो रहा है। मैं यहां क्या E लिख रहा हूं, सबसे पहले मैं सबको प्लस प्लस मान लेता हूं, सबको प्लस प्लस मान लेता हूं। तो मैं सबसे पहले वाला E लिख रहा हूं, इस पॉइंट का। तो इस पॉइंट का E लिखूंगा तो सिग्मा 1/2ε0 प्लस सिग्मा 2/2ε0 प्लस सिग्मा 3/2ε0 बराबर 0। 2ε0 लिखना है। मैं उसको लिख नहीं रहा, क्यों? क्योंकि वो सब में ही आएगा, कॉमन आएगा, उसको छोड़ते चलो। ये कैलकुलेशन क्या की स्टाइल होती है, क्योंकि आपको कंपटीशन की तैयारी करनी है। अब ये सवाल आपके बोर्ड में तो आने वाला नहीं है, आने वाला तो एडवांस में है, बोर्ड में नहीं आने वाला। बोर्ड में ऐसे सवाल बिल्कुल नहीं आएंगे, एडवांस में आएंगे। मेन में भी शायद ही आएगा ये सवाल, एडवांस में आते हैं। तो एडवांस में क्या होगा कि फिर आपको पता है कि मेरे को तो ये कैलकुलेशन में जाना है, तो जाने दो, काहे को पंगा लेना। और लिखना चाहते हो तो लिख लो भैया, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। मैं नहीं लिख रहा कम से कम, मतलब मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं करता। अब देखो, आप यहाँ वाला 2 निकालूंगा, यहाँ का E निकालूंगा मैं 2। तो अब देखिए सिग्मा 1 प्लस है ना, तो इसके कारण इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इन दोनों के कारण इधर की तरफ आएगा। मैं तो पॉजिटिव मान के चल रहा हूं, ये पक्का है कि पॉजिटिव नहीं आएगा, पक्का है पॉजिटिव नहीं आएंगे सारे, क्योंकि सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 0 है, तो कैसे के पॉजिटिव आ जाएंगे सारे। अब यहां पे मैं ले रहा हूं इस सिग्मा 1 को, और ये दोनों ले रहा हूं, तो मैं लिख रहा हूं सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 बराबर 2। ये लिख दिया मैंने, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 बराबर 2। अब आ जाइए यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आने वाला है ना, वो आने वाला है इधर की तरफ, सिग्मा 1 इधर, सिग्मा 2 का इधर और E3 का इधर। तो मैं कहूंगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 बराबर 6। ये दे रखा है। सॉरी आई एम सॉरी, ये आपका जो है ना सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 आएगा, माइनस सिग्मा 3 आएगा ये। यस, अब आपका ये 6 है। यहां पर E बराबर फिर से 0 दे रखा है, तो वो तो फिर 0 आएगा ही आएगा। सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 बराबर 0 आ जाएगा यहाँ पर। अब हम आते हैं इनको सॉल्व करने के लिए। हमारा सवाल पूछा गया है सिग्मा 3 अपॉन सिग्मा 2 बराबर क्या, ये क्वेश्चन पूछा है। देखिए एक बार वापस से मेरी बात सुन लीजिए। इस सवाल को सॉल्व करने में मैं थोड़ी होशियारी कर रहा हूं, थोड़ी सी कलाकारी दिखा रहा हूं। क्या? जो कॉमन चीजें हैं ना उनको लिख ही नहीं रहा, क्योंकि मेरे को पता है रेशियो बाद में निकलेगा, कैलकुलेशन आएगी, कट जाएगा। तो अब देखो, आपको सिग्मा 3 अपॉन सिग्मा 2 पूछा गया है, तो हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर, एक बार एक काम करो, इसमें आप जो है ना इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, या हाँ एक बार आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना, उससे सिग्मा 2 आपका गायब हो जाएगा। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करो जरा, तो ये आएगा 2 सिग्मा 1 माइनस 2 सिग्मा 3 इक्वल टू, मैंने दोनों को ऐड किया है, इक्वल टू 8 आएगा बेटा, है ना। तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 ये आया है आपका कितना, 4। यस, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 4 आया, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 4 आया है।
तो एक काम करिए आप, जब सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 4 आ गया ना, तो आपके पास सिग्मा 2 की वैल्यू आ गई है ना। कैसे देखो, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 4 आ गया आपके पास। आपको अच्छा एक चीज़ और है, कोई जरूरी नहीं है आप इन इक्वेशंस को सॉल्व मेरी स्टाइल में करें, मर्जी आए जैसे करो जी, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा, है ना। मतलब मेरी बात मानना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो आपके पास में ये आया 8, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बराबर 4 आ गया। अब जब ये आ गया ना, तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, ये सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 को यहाँ 4 लिख देता हूँ मैं मिला करके। तो मेरे को लग रहा है माइनस सिग्मा 2 बराबर आ जाएगा 2 बराबर 2 माइनस 4 बराबर माइनस 2। तो सिग्मा 2 2 आ गया जी, सिग्मा 2 की वैल्यू 2 आ गई। हाँ, सिग्मा 2 की वैल्यू 2 आ गई। अच्छा, जब सिग्मा 2 की वैल्यू 2 आ गई, ये सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 है 4 है, वो सिग्मा 1 वहां से आ जाएगा, है ना। देखो 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 देखो, फ्रॉम दिस इक्वेशन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 बराबर माइनस 2, और ये क्या है आपका सिग्मा 2 बराबर 2 आ गया ना। तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 यहां से निकाल लो। सिग्मा, आपने सिग्मा 2 को 2 लिखा ना, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 है ना, ये तो सॉरी ये प्लस सिग्मा 3 है। यहां पर इस 2 से आ जाएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बराबर कितना, आप लिखो यहां पे 2, तो ये 4 आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 2 सिग्मा 3 आएगा, 2 सिग्मा 3 बराबर माइनस 6 आ जाएगा, यानी सिग्मा 3 बराबर आ गया माइनस 3, बस ठीक है। तो अब आप देखो सिग्मा 3 अपॉन सिग्मा 2 माइनस 3 अपॉन 2, देखना माइनस 3/2 आंसर आ रहा है क्या, चेक करो। माइनस 3/2, एक मिनट जरा, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, क्वेश्चन नंबर 6 है बाबा, माइनस 3/2 सही है, देखो एकदम ठीक है। चलिए अब आगे बढ़िए, ये क्वेश्चन नंबर क्या था, 6 था। 7 देखो बेटा, देखिए 7 क्वेश्चन जो है ना, ये मैं आपको एक बार करा चुका हूं। अब या तो क्या है कि जिसने भी सवाल पूछा है उसने वीडियो को देखा नहीं है ना, इसका जो है ना उसमें आ चुका है फॉर्मूला चार्ट में। क्वेश्चन नंबर 7 जो है फॉर्मूला चार्ट में था, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन जो फॉर्मूला चार्ट के अंदर था और आपको करवा दिया गया है, उसको मैं अभी नहीं कर रहा, अभी नहीं कर रहा, है ना। अच्छा, अब आप कहेंगे कि सर वो फॉर्मूला चार्ट में जो आपने करवाया था वो समझ में नहीं आया। अगर वो समझ में नहीं आया है तो वो जूम सेशन में पूछ लीजिए। आप कहिए कि सर आपने ये करवा तो दिया था, फिर आप जूम सेशन में ये बात बोलना ऐसे कि सर आप ये सवाल करवा तो चुके, लेकिन एक बार और करवा दीजिए, समझ में नहीं आया। करेक्ट। अभी मैं 7th वाला नहीं कर रहा, मैं आ रहा हूं 12th पर, क्योंकि 12th सवाल पूछा गया है। तो आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई whose डायरेक्शन इज रेडियली आउटवर्ड वेरीज एज डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन आर एज शोन इन द फिगर। E is taken as positive if its direction is away from the origin, then work done by electric field on 2 coulomb charge if it is taken from this point to this point। अच्छा, तो ये तो जो है ना कोई बात नहीं हुई, ये तो वर्क आ जाएगा, बस खत्म बात। वर्क इक्वल टू देखो एरिया अंडर एफएस ग्राफ, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के नीचे का एरिया होता है साहब। ये हमारा वर्क एनर्जी पार का कंसेप्ट है। तो आपको फोर्स निकालना है, फोर्स होता है Q इंटू ई, और S जो है आपका जो भी एरिया आएगा फोर्स का, तो ये पता है हाफ बेस इंटू हाइट होता है एरिया। एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस मैं देख लेता हूं, आपका बेस है 3 माइनस रूट 2, 3 माइनस रूट 2, और हाइट कितनी है, हाइट है Q कितना है, चार्ज है 2 कूलम, और इलेक्ट्रिक फील्ड है 20। चेक करना जरा, 20 3 माइनस रूट 2, ये आपका वर्क डन आ गया। चेक करिए 12 का आंसर, 12 का जवाब है आपका, कहाँ गया 12, फोर्थ वन इज राइट आंसर। करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। चलिए 12 के बाद में हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 12 के बाद 15 क्वेश्चन देखिए आप अच्छी तरह से। दो चार्ज हैं Q1 एंड Q2,
are placed at 0 0 d and 0 0 minus d respectively. Locus of the points where potential is 0. देखिए ये सवाल जो है ना, इसमें क्या है, दो पॉइंट्स दे रखे हैं हमारे को और एक तीसरा आर्बिट्रेरी पॉइंट लेना है हमारे को, उसका हमें लोकस करना है। लोकस जब भी बात कर लेता है, ट्रेजेक्ट्री जब भी बात कर लेता है, तो इसका मतलब आप आर्बिट्रेरी पॉइंट की बात करेंगे, यानी उस पॉइंट कुछ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। देखिए मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ये जेड एक्सिस है, एक चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ पर 0 है, और एक चार्ज है माइनस प्लस 2 क्यू है। ये दोनों पॉजिटिव है ना, दोनों पॉजिटिव चार्ज है। नहीं, चार्ज का पता ही नहीं कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। Q1 Q2 लिख रखा है, Q1 Q2 लिख रखा है साहब, कुछ चार्ज का पता नहीं। एक तो नेगेटिव होगा ही कोई, ये अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग होगा, पता नहीं क्या है, लेकिन भैया चार्ज है, हम कुछ नहीं जानते। हमें इन्होंने इसकी पोजीशन दे रखी है 0 0 d और इसकी पोजीशन दे रखी है 0 0 माइनस d। अब मैं एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेता हूं, मान लो यहां पर, पता नहीं ये पॉइंट क्या है, कहां पर, तो मैंने इसका कोऑर्डिनेट मान लिया x y z। ये मैंने कोऑर्डिनेट मान लिए हैं x y z। अब जब मैंने ये कोऑर्डिनेट मान लिया ना x y z, तो ध्यान दो क्या आएगा, d1 निकालो सबसे पहले, डिस्टेंस d1 एंड डिस्टेंस d2। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है आपका, डिस्टेंस फॉर्मूला ये होता है डेल्टा x का स्क्वायर प्लस डेल्टा y का स्क्वायर प्लस डेल्टा z का स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, करेक्ट। ये डिस्टेंस फॉर्मूला आप सब लोग जानते हैं। तो x माइनस 0 यानी कि x स्क्वायर, y माइनस 0 यानी y स्क्वायर, फिर z माइनस d आएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा, करेक्ट। फिर ये आएगा डिस्टेंस d2 इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z प्लस d का होल स्क्वायर आएगा बेटा। ये आपका d1 d2 आ गया, करेक्ट। अब हमें पोटेंशियल 0 चाहिए, तो मैं एक काम करूंगा, v1 प्लस v2 बराबर 0 लिखूंगा। मैं लिखूंगा k q1 अपॉन d1 प्लस k q2 अपॉन d2, ये बराबर 0 है। अब कैलकुलेशन करनी है साहब आपको, ओके। तो अब देखो कैलकुलेशन करनी है, तो मैं इसकी कैलकुलेशन करने की ट्राई कर रहा हूँ, है ना। आप देखो कैसे क्या कट जाएगा, q1 अपॉन d1 इक्वल टू माइनस q2 अपॉन d2। ये आया। हमें ट्रेजेक्ट्री बतानी है, तो ट्रेजेक्ट्री बतानी है तो आप लिख दीजिए q1 अपॉन q2 बराबर माइनस d1 अपॉन d2। चेक करो चेक करो, ये चार्ज का रेशियो आएगा, चार्ज का रेशियो आएगा। अब q1 अपॉन q2 को आप ऐसा करो कि इस रेशियो को कुछ भी मान लो, कुछ कह दीजिए इस रेशियो को कुछ भी, क्योंकि अब ये पता है ट्रेजेक्ट्री में आपकी d1 d2 की ये वैल्यू लिखते ही बड़ा लंबा चौड़ा महाभारत खड़ा होगा, है ना। हाँ, बड़ी कैलकुलेशन खड़ी होगी। तो एक काम करो, इस q1 अपॉन q2 का कुछ फिक्स रख दो, क्योंकि ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है। q1 अपॉन q2 तो फिक्स हो गई, कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी, तो इसको कांस्टेंट क्वांटिटी को कुछ भी मान लो, कुछ भी मान लो। आप ऐसा करो, इसको e मान लो, e, हमने e मान लिया कांस्टेंट क्वांटिटी को, ठीक है। अब आप इसका स्क्वायर कर दो, तो ये d1 स्क्वायर अपॉन d2 स्क्वायर। एक्चुअल में ये टेक्निक्स होती हैं। अब फिर बाद में हम क्या करेंगे, e की वैल्यू रख देंगे q1 q2 लास्ट में जाकर के, जब आंसर देने का नंबर आएगा ना, तब हम q1 q2 रख देंगे वैल्यू e की जगह। क्योंकि अभी हम पता है क्या होगा, अभी हम अगर इसको लेके चलेंगे ना साथ 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 साथ, तो हर बार q1 अपॉन q2 लिखना पड़ेगा, तो मेहनत होगी, ठीक है। बाकी चीजें आपकी जो है ना आएंगी। अब देखो मैं e को लिख रहा हूं अगले पेज पर, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। d1 और d2 मेरे पास हैं, तो मैं ईमानदारी से इसको लिखूंगा बहुत। अच्छा, इसका स्क्वायर कर दिया क्या, एक मिनट जरा भाई, इसका स्क्वायर आएगा ना फिर, तो ई स्क्वायर को लिखेंगे ना फिर तो हम। हाँ, तो देखिए हम ई स्क्वायर को लिखेंगे, तो मैं लिख रहा हूं ई स्क्वायर बराबर, देखना मैं कुछ गलतियां करूंगा, आई विल सर्टेनली डू सम मिस्टेक्स, कुछ ना कुछ गलती जरूर करता हूं मैं, आपको पता है ना। तो अब आप इसको z माइनस डी का स्क्वायर लिख दो, ये d1 लिखा है मैंने, और इसको लिख दो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z प्लस डी का होल स्क्वायर। ये हो गया जी, ठीक है। चलो अब इसको करना तो पड़ेगा, क्योंकि अब लंबा चौड़ा आएगा ये। ई स्क्वायर
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखना जरा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर जेड प्लस डी का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस डी होल स्क्वायर। ये आया बेटा। अब एक काम करो आप, इसको मैं लिख देता हूं ई स्क्वायर माइनस 1, देखना लिखने का स्टाइल देखना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इधर आ गया। बाकी चीज़ों को मैं उधर ले जाता हूँ। अब मेरे को उसको कुछ करने का, मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है इसको, इसके अलावा कुछ भी करने का, मैं यही करूँगा। क्या करूँगा मैं इसको कर दूंगा, इसको ओपन करूँगा पूरा, जेड स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ZD, और इधर से ये माइनस का ई स्क्वायर आएगा, माइनस का ई स्क्वायर आएगा इधर जाकर के, है ना। फिर उसको भी मैं करूँगा वही, जेड स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ZD। अब देखो ये जेड स्क्वायर है भैया, और ये माइनस ई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, उधर ई स्क्वायर माइनस 1 है। तो मैं थोड़ा सा इसको रीराइट कर रहा हूँ और इसको लिख रहा हूँ मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको इधर ले आया मैं, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, इसको उठा के मैं उधर ले आया हूँ। बाकी चीज़ें मेरे पास अभी इधर ही रखी हुई हैं। अब देखना आप ज़रा यहाँ पे, ये ट्वाइस जेड डी है, ये ट्वाइस जेड डी है ना, वो माइनस है, और ये आपका डी स्क्वायर है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ माइनस ई स्क्वायर माइनस 1, माइनस ई स्क्वायर प्लस 1 आएगा क्या, एक बार देखना जरा। नहीं, ये तो आपका गया ना उधर, ये है डी स्क्वायर और ये है डी स्क्वायर, तो 1 माइनस ई स्क्वायर आएगा ना। तो देखो कैलकुलेशन में कुछ घपला हो रहा है क्या। ये आपके पास में डी स्क्वायर है, हमने क्या किया, ये तो ठीक रखा ना, ये तो सही रखा है, वो भी एकदम सही रखा है। तो ये ई स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी स्क्वायर आएगा, तो सही, बात तो सही है, बात तो सही है। आगे देखते हैं अपन क्या होता है। आगे ये माइनस 2 नहीं 4, माइनस 4 नहीं 4 क्यों, 2 ही है मैं भी कैसा आदमी हूँ, जेड डी, और ये आएगा 1 प्लस ई स्क्वायर। हाँ अब देखो आप ये चीज़, अब देखो इसको भी आप इधर ले आओ, इसको भी आप इधर ले आइए, तो ये आ जाएगा ई स्क्वायर माइनस 1 कॉमन। थोड़ा ये क्या, इस तरह के क्वेश्चंस जब आते हैं ना तो ये कैलकुलेटिव हो जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को एकदम लास्ट में किया करो, पेपर पहले पूरा कर लो बाकी, है ना। लेकिन ये क्वेश्चन छोड़ करके मत आओ, छोड़ के आने का तो कभी जिंदगी में सोचो ही मत सवाल को, क्योंकि छोड़ के आए तो फिर समझ लो कि उसी क्वेश्चन पर तो सिलेक्शन होना है भाई। किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में जो सिलेक्शन होना है ना, वो उस डेंजर क्वेश्चन से ही होना है। तो आप डेंजर क्वेश्चन को जो है ना छोड़ने का मत सोचिए। ये इधर बराबर 0 आ जाएगा, इधर बराबर 0 आ जाएगा। अब एक काम करता हूं, ई स्क्वायर माइनस 1 को कॉमन ले लेता हूं, है ना। देखना जरा, मतलब कॉमन लेना है कि भाग लगा देता हूं, तो उससे थोड़ा सा ये कॉम्पैक्ट हो जाएगा, थोड़ा सा ये कॉम्पैक्ट हो जाएगा। प्लस डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ये डी स्क्वायर है ना, 2ZD। ये जेड क्या चीज है भाई, अच्छा जेड आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा जेड, तो ट्वाइस ZD। अब देखो यहां पर है ना, ये 1 प्लस ई स्क्वायर एंड ई स्क्वायर माइनस 1 है, 1 प्लस ई स्क्वायर एंड ई स्क्वायर माइनस 1 आएगा, है ना। अब हमें ध्यान है, हमने क्यू को क्या लिखा था, ई को लिखा था Q1 अपॉन Q2, Q1 अपॉन Q2, तो वो चीज हम लिखेंगे अब, क्योंकि लास्ट का आंसर आ गया बस। अब हमें आंसर ये यहां पर 1 प्लस ई स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर आया, तो भाई जवाब देना है ना हमें, तो वी कैन नॉट गिव आंसर इन द अदर टर्म्स, जो दे रखा है उसी में देंगे। तो मैं यहाँ पे Q1 अपॉन Q2 लिखूंगा, तो देखना मैं लिख रहा हूँ Q2 स्क्वायर है ना, Q1 अपॉन Q2 को माना था ना ये, तो ये Q2 स्क्वायर
प्लस Q1 स्क्वायर अपॉन Q2 स्क्वायर माइनस Q1 स्क्वायर, ये आएगा, यहां पर आएगा Q2 स्क्वायर प्लस Q1 स्क्वायर अपॉन Q2 स्क्वायर माइनस Q1 स्क्वायर। ये आपका आंसर होना चाहिए। हाँ जी, देखो सवाल को करने में क्या क्या किया है, बड़ा प्लान किया है, योजनाबद्ध किया है कि आपका डिस्टेंस निकालिए, क्योंकि वोल्टेज तो डिस्टेंस आएगा, तो ये इस तरीके से आपके पास आएगा। करेक्ट, मतलब ये D1 V1, फिर ये किया तो मैंने ये मान लिया, क्योंकि ये बार बार लिखना पड़ता, नहीं तो अगर नहीं मानते तो फिर हमने इसको लेकर के थोड़ा सा जिस तरह से भी सिंप्लीफाई करके यहाँ आ गए। लास्ट में हमने जो E माना उसकी वैल्यू लिख दी। अब एक मिनट देखें, आपका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 है ना, क्वेश्चन नंबर 15, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस डी, अच्छा डी स्क्वायर 2z। हाँ ठीक है, ये एक्चुअल में इन्होंने m माना है, वो लास्ट में लिखा है m बराबर Q1 पॉइंट Q2, वो m e कुछ भी आना जी, उससे क्या फर्क पड़ता है, ये अपन को वैल्यू नहीं लिखने के लिए। अब वो तो देखो एक बात बताऊं, ये जो है ना क्वेश्चन मेकर की गलती है, आंसर हम है ना, अब जो भी है क्वेश्चन मेकर मैं ही हूंगा भले ही से आंसर में लिख दिया, उसको वहां लिख देते, वही क्वेश्चन के अंदर लिख देते ना कि आप मान लीजिए m बराबर Q1 अपॉन Q2 है, तो हम क्या करते फिर, ये इन झंझटों में नहीं पड़ते ना, फिर तो हम सीधा वही आंसर लिख देते ये वाला। ठीक है, चलिए एनीवे, गुड क्वेश्चन, वन ऑफ दी वेरी गुड क्वेश्चन। इस तरह के सवाल जो है ना आपके एडवांस में आते हैं, क्योंकि वो एडवांस में उनको सब कुछ चेक करना होता है ना, तो ये सब चेक हो जाता है, सारी कैलकुलेशन की अप्रोच वगैरह सब चेक हो जाती है। देखिए अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, तो प्लीज कम ऑन क्वेश्चन नंबर 18। चलिए जी, तो मैं क्वेश्चन नंबर 18 कर रहा हूं, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 18 जो है ना, वो देखो, अ पॉइंट चार्ज कैपिटल Q is situated outside at a distance r from the center of an uncharged conducting solid sphere of radius r. The potential due to induced charges, okay, at point B inside the conductor whose distance from the point charge is d. देखो जी, सीन ऐसा है कि ये एक कैपिटल Q चार्ज है, इसके कारण डिस्टेंस r है और एक डिस्टेंस d है। तो देखो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस r दे रखी है ना, और यहां से लेके एक पॉइंट ले लेता हूं मैं इस जगह पर, है ना, ये पॉइंट d पॉइंट पर है, ये r है और ये d है। करेक्ट, अब ध्यान दीजिए आप क्या करना है, अब क्या होगा कि मैं यहां पर एक गोला रख रहा हूं जो बड़ा है, जो बड़ा है इस वाले से बड़ा है, यानी कि ये पॉइंट उसके अंदर आ जाएगा। अब आप सीन देखिए, सबसे पहले ऐसा करते हैं कि अगर ये गोला ना होता यहां पर तो क्या होता, अगर ये गोला ना होता तो ऐसा होता। देखिए मैं गोला मिटा रहा हूं एक बार, है ना, अगर ये गोला ना होता तो देखिए क्या होता कि इस पॉइंट का पोटेंशियल लिख रहा हूं मैं, बिकॉज ऑफ दिस कैपिटल Q चार्ज, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल आएगा KQ अपॉन स्मॉल r। इस पॉइंट का पोटेंशियल इस यहां पर ये आएगा V बराबर KQ अपॉन D, KQ अपॉन D, और ये KQ अपॉन R। करेक्ट, अब हम इसके चारों तरफ बड़ा गोला बना रहे हैं। देखो इस बड़े गोले का हाल क्या होने वाला है, बड़े गोले पर भाई इधर की तरफ कुछ माइनस चार्ज आएगा, इधर की तरफ कुछ प्लस चार्ज आएगा, राइट। हाँ, प्लस चार्ज जितना आएगा उतना ही माइनस चार्ज आएगा, ये पक्का है, ये पक्का एकदम। इसका मतलब जो बड़ा वाला गोला है ना, उसके कारण इसके सेंटर पर नेट पोटेंशियल 0 आएगा, बड़े वाले गोले के कारण, क्योंकि उसकी सरफेस पर एक साइड में नेगेटिव चार्ज है, दूसरी साइड में पॉजिटिव चार्ज है, दोनों इक्वल अपोजिट हैं। तो जब दोनों इक्वल अपोजिट हैं तो नेट चार्ज क्या आने वाला है, नेट पोटेंशियल सेंटर पर 0 आने वाला है गोले के कारण। अब आप 2-3-4 बातें जो है ना एकदम स्टेप बाय स्टेप सुनिए। ये है आपका V0 और ये है आपका V1, तो मैं कहूंगा V0 इज पोटेंशियल ड्यू टू
पोटेंशियल ड्यू टू कैपिटल क्यू ऑन दी सेंटर, ये आ जाएगा के क्यू अपॉन स्मॉल आर, करेक्ट, राइट। V1 इज पोटेंशियल ड्यू टू कैपिटल क्यू, इस पॉइंट का नाम कुछ रख दो, ए रख दो नाम, है ना, एट ए, तो ये आएगा के कैपिटल क्यू अपॉन डी, ये आ गया साहब, करेक्ट। अब मैं ये कह रहा हूं कि पोटेंशियल ड्यू टू दिस स्फीयर, है ना, पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज, हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कैलकुलेशन में, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज एट ओ माने सेंटर, ये तो जीरो होगा, ये तो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि जो इंड्यूस्ड चार्ज है ना, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, उसकी सेंटर से डिस्टेंस बराबर आएगी और इक्वल अपोजिट है तो जीरो आ जाएगा, करेक्ट। लेकिन अब मैं यहां पर कह रहा हूं पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज एट ए पॉइंट, पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज एट पॉइंट ए, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है, ये सवाल है हमारा। तो देखिए सवाल अब समझ में आ रहा है आपको कि हमें इस ए पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है इंड्यूस्ड चार्जेस के कारण। अब देखो ये नेगेटिव चार्ज इसके बगल में है, एकदम पास में है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज बहुत दूर है, तो नेचुरल है कि अलग अलग पोटेंशियल आएगा, सेम नहीं आ सकता। वी कैन नॉट से दैट जीरो, राइट। फिर इसके कारण यहां पर आएगा, ये अलग आएगा। लेकिन अब हमारा एक कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्या? कि भाई बात यह है कि ये स्फीयर है, स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो होना पड़ेगा, स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो होना पड़ेगा। कंडक्टिंग स्फीयर है सॉलिड, कंडक्टिंग स्फीयर है सॉलिड, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को जीरो होना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होने का मतलब यह होता है कि हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होना पड़ेगा। तो भाई कंसेप्ट यह है कि ई को जीरो होना है, ई को जीरो होना है, तो इसका मतलब हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होना है, चाहे कुछ भी हो जाए, सब पर पोटेंशियल सेम होगा। यानी जितना पोटेंशियल सेंटर पर होगा उतना पोटेंशियल यहां होना पड़ेगा, करेक्ट। अब देखो सेंटर का पोटेंशियल कितना है, सेंटर की बात कर रहा हूं मैं, सेंटर की। देखो इधर सेंटर का पोटेंशियल है के कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल आर। ये किसके कारण हुआ? इस कैपिटल क्यू चार्ज के कारण, प्लस इंड्यूस चार्ज के कारण जीरो। ये तो साफ सेंटर पर होगा। सेंटर पर हमने दो चार्जेज के कारण पोटेंशियल निकाला, सेंटर पर हमने दो चार्जेज के कारण पोटेंशियल निकाला, एक तो कैपिटल क्यू के कारण और एक इंड्यूस चार्ज के कारण। कैपिटल क्यू के कारण था के क्यू अपॉन आर, इंड्यूस चार्ज के कारण था जीरो। अच्छा, फिर हमने ए के ऊपर निकाला। अब ए पर क्या है पंगा कि ए पर इसके कारण पोटेंशियल तो हमारे पास है कैपिटल क्यू के कारण, प्लस इंड्यूस चार्ज के पता नहीं है, तो मैं कह दूंगा इसको V बिकॉज ऑफ इंड्यूस चार्ज। ये हमारा क्वेश्चन मार्क है, ये हमारा सवाल है। तो बस आ गया, चलो। तो V इंड्यूस चार्ज कितना आएगा? V इंड्यूस चार्ज आएगा के क्यू अपॉन स्मॉल आर माइनस के क्यू अपॉन डी, ठीक है। अच्छा बच्चों, एक बात मैं आपसे कहना चाह रहा था, ये वाला जो कंसेप्ट है ना, इस पर मैं आपको 2-3 सवाल और कराऊंगा, है ना, वो आपको जूम सेशन में कराऊंगा। आप मेरे को याद दिलाना, आज ही याद दिलाना, है ना, जूम सेशन में कि सर आपने उसमें कहा था कि इस पर मैं हूं ना 2-3 अलग अलग तरह के सवाल और कराऊंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड नापना और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नापना, पोटेंशियल नापना, ये सब हम करवाएंगे। तो आप ऐसा करना, मेरे को याद दिला देना। अभी मैं फिलहाल जो है इससे आगे बढ़ रहा हूं। देखो ना, इसका आंसर चेक करना एक बार, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। बिल्कुल यही है, यही है, अलग है नहीं, यही है, सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के बाद में आपका आ रहा है 20।
20 देखो जी, देर आर 3 concentric conducting sphere spherical cell, all of them are charged, the innermost sphere is connected by a conducting wire to the outermost sphere, ठीक है। prove that the final charge on the innermost sphere is independent of the initial charge of the outermost sphere। भाई इनर मोस्ट स्फीयर पर जो चार्ज होता है ना वो तो फिक्स होता है, वो कभी नहीं बदलता, सारे चार्ज आउटर स्फीयर्स पर ही बदलते हैं। देखिए कैसे, जैसे मान लो ये एक स्फीयर है और ये एक दूसरा स्फीयर है और ये एक तीसरा स्फीयर, करेक्ट। अब आपने कुछ भी चार्ज दिया, इस पर Q1 दिया, इस पर Q2 दिया, इस पर Q3 दिया, है ना। तो अब इस पर जो चार्ज है ना Q1, वो तो यही रहेगा, वो तो यही रहेगा, वो बदलने वाला नहीं है। हम बस इसकी इनर सरफेस पर 0 चार्ज आएगा और आउटर सरफेस पर Q1 आएगा। अगर ये थोड़ा थिक होता ना, जैसे मान लो थोड़ा सा थिक, तो होता ही, हर चीज थिक होती है, एकदम तो कोई भी नहीं होता, अंदर चार्ज 0 जाएगा, है ना, अंदर 0 चार्ज होगा और बाहर वाले पर प्लस Q1 आएगा खाली। लेकिन चलिए इस पर अगर प्लस Q1 आ गया है ना, तो अब इसकी जो इनर सरफेस है ना, इसकी इनर सरफेस, उस पर माइनस Q1 आना पड़ेगा, क्योंकि माइनस Q1 आएगा तभी उसके अंदर का जो मेटल है पीस, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, और यहां पर आएगा Q1 प्लस Q2, राइट। ये जो Q1 प्लस Q2 है, अब यहां पर आकर के आएगा माइनस Q1 माइनस Q2, फिर बाहर जाएगा तो ये आएगा प्लस Q2 प्लस Q1। अब एक बात है ना, अंदर चार्ज कुछ भी हो, बाहर चार्ज कुछ भी हो, इस पर तो Q1 ही रहना है। तो ये मेरे को लगता है बस इसमें कुछ प्रूव नहीं करना, ठीक है, वो रहेगा, हमेशा Q1 ही रहेगा, वो कभी नहीं फर्क पड़ता, बाहर वालों पर फर्क पड़ता है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 20 था, एडवांस वाला, राइट। अब देखिए MCQ, मल्टीपल चॉइस टाइप आंसर, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 3 पूछा गया है। मल्टीपल करेक्ट आंसर में क्वेश्चन नंबर 1 और 3 पूछा गया है। देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 और 3 पर आ रहा हूं, मल्टीपल चॉइस टाइप, मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, आप देखिए इसको, A एंड B आर सेमी spherical surfaces of radius r1 and r2 with e1 and e2 are the electric fields at their surfaces। अच्छा, सेमी स्फेरिकल सरफेस है, करेक्ट। चार्ज Q2 इज प्लेस्ड एट द सेंटर, ठीक है, तो कंडीशन इज सेटिस्फाइड। देखो फ्लक्स की बात जहां तक है ना, तो भाई फ्लक्स तो जो है ना, अगर देखो ये आपका Q चार्ज है, Q नॉट चार्ज है। अब Q0 चार्ज के चारों तरफ आपने एक छोटा स्फीयर बनाया, सर्कल नहीं बनाया, ध्यान रखिए, एक बड़ा स्फीयर बना दिया, एक बड़ा स्फीयर बना दिया। तो भाई बड़ा स्फीयर बना दिया ना, तो बात यह है यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक बार निकली ना, वो तो जाएगी ना पूरी की पूरी, आधी इधर आएगी, आधी इधर आएगी, आधी इधर आएगा, आधा इधर आएगा, और आधा माल ऊपर जाएगा। टोटल माल कितना था? टोटल माल था Q0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इतना फ्लक्स था टोटल, उसमें से आधा ऊपर आधा नीचे, तो इसका मतलब नीचे की तरफ आएगा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ऊपर की तरफ जाएगा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, आधा आधा हो जाएगा। तो फिर इनका रेशियो जो है ना, फ्लक्स φ1 अपॉन φ2, ये तो 1 ही आएगा। इसका मतलब एक आंसर तो आपका सही हो गया, फर्स्ट इज द राइट आंसर। दूसरा चेक करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 E2। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैं लिख रहा हूं, E1 बराबर होगा KQ0 अपॉन R1 स्क्वायर, E2 बराबर होगा KQ0 अपॉन R2 स्क्वायर। चेक करिए आप, अब आप दोनों का भाग लगा दो आपस में, हाँ भाग लगाओ भाग, तो ये आ जाएगा E1 अपॉन E2 बराबर R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड है ना बेटा, हाँ। अब ये मैनेज करो आप, तो मेरे को लग रहा है R1 अपॉन अंडर रूट E1 बराबर R2 अपॉन अंडर रूट E2, ये आएगा अंडर रूट E2, ये आपका थर्ड वाला सही आ जाएगा। तो मेरे को लगता है फर्स्ट एंड थर्ड राइट होंगे। अब फर्स्ट एंड थर्ड राइट है, इसलिए सेकंड एंड फोर्थ को गलत होना ही पड़ेगा। ये बात, ये भी बड़ी जोरदार बात है, फर्स्ट एंड थर्ड राइट है, इसलिए सेकंड एंड फोर्थ को गलत होना पड़ेगा, क्योंकि अगर सेकंड एंड फोर्थ सही हो गए ना, एक बार जरा इसको देखना, R1 E1, हाँ नहीं फोर्थ गलत ही है, फोर्थ गलत ही है, क्योंकि फोर्थ वाला तब सही होता है जब हम ऐसे लिख देते R1 अंडर रूट E2
बराबर R2 अंडर रूट E1 ऐसे लिख देते ना, तब फोर्थ भी सही हो जाता, लेकिन फोर्थ में उल्टा लिखा हुआ है इसलिए वो गलत है। बड़ा देखना पड़ता है बेटा इन सवालों को, बड़े ध्यान से देखना। जरा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या दे रखा है इन्होंने, मल्टीपल करेक्ट आंसर में 1 और 3 करेक्ट। चलिए इसका 2 देखो जरा, 2 देखिए जरा, इसका जरा क्वेश्चन नंबर 2 देखो जी। 2 फाइनाइट पैरेलल नॉन कंडक्टिंग शीट्स, नहीं इसका 2 तो पूछा ही नहीं ना, 2 तो पूछा ही नहीं। हाँ मैं 2 कर रहा हूं सॉल्व, 2 को पूछा नहीं, लेकिन 2 कुछ अजीब सा लग रहा है मेरे को, पूछा तो नहीं है किसी बच्चे ने 2। ये देखो मल्टीपल आंसर टाइप में 2 किसी ने पूछा नहीं किसी बच्चे ने। एक बार जरा मैं इस क्वेश्चन को पढ़ूं। 2 इनफाइनाइट पैरेलल नॉन कंडक्टिंग शीट्स कैरी इक्वल पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी सिग्मा, one is placed in the plane xy and other is x equal to a, take the potential v equal to 0 at x equal to 0। ठीक है, ओके। लेकिन इसमें ये जो थर्ड ऑप्शन है, इसमें ये कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स क्या बोला है, ये तो इन्होंने कुछ बोल नहीं रखा। देखो एक तो मैं ये कह रहा था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों ने क्यों नहीं पूछा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना, ये गलत बात है। ये जूम सेशन में आप लोग डिस्कस करना कि क्वेश्चन नंबर 2 क्यों नहीं पूछा। क्वेश्चन नंबर 2 तो जो है ना पूछा जाना चाहिए, क्योंकि ये तो गड़बड़ हो रही है। इसमें थर्ड वाले ऑप्शन में कैपिटल एक्स रखा है जो कोई मतलब ही नहीं। हालांकि मेरे को ये लग रहा है इसकी पोजीशन से कि इसमें जो आंसर्स आएंगे ना उसमें इस थर्ड वाले का कोई यूज नहीं है, थर्ड वाले का कोई यूज नहीं है। 2 infinite parallel non-conducting sheets carry equal positive charge. One is placed in YZ plane and the other is at x equal to a। तो एक प्लेट तो यहां रख दी है, एक प्लेट यहां रख दी है, राइट। अच्छा अब जब आप इधर की तरफ जा रहे हैं, x जो है यहां पर बीच में, तो देखिए बीच में जो है ना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा तो v इक्वल टू ई इंटू एक्स आएगा, वो भी अप्रोक्स मतलब 0 ही बोलोगे आप। इसलिए आपका ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ना ये ठीक लग रहा है, क्योंकि बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा, ये पॉजिटिव प्लस सिग्मा है, ये प्लस सिग्मा है, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही आएगा यहाँ पर। अच्छा लेकिन अगर हम इस साइड में चलें x ग्रेटर देन a पर, यहां पर आ जाए, तो अब यहां पर e जो आएगा ना वो दोनों के कारण आएगा, इसके कारण भी इसके कारण भी, तो प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट। अब आपको x ग्रेटर देन a के बारे में बात करनी है, x ग्रेटर देन a के बारे में बात करनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, तो इसका मतलब इधर जाने पर पोटेंशियल घटेगा, इधर जाने पर पोटेंशियल घटेगा। तो देखिए मेरी बात सुनो, मैं E का जो है ना E वेक्टर, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है x माइनस ए, ध्यान दो ये आपका ओरिजिन है, ये ओरिजिन है 0, ये a है, यहां पर x है, तो नेचुरल है कि ये डिस्टेंस x माइनस ए है, और पोटेंशियल घट रहा है यानी कि यहां पर ज्यादा है, यहां पर कम है और वहां पर ज्यादा है, तो डिफरेंस कम माइनस ज्यादा लेंगे, इधर वाले में से इधर वाला घटाएंगे, तो नेचुरल है कि लेस क्वांटिटी माइनस ग्रेटर क्वांटिटी विल बी नेगेटिव क्वांटिटी, तो नेगेटिव क्वांटिटी में आपका आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, नेगेटिव तो आएगा ही आएगा, और x माइनस ए आपका डिस्टेंस है। तो मेरे को लग रहा है सेकंड इज द बेटर आंसर, सेकंड इज द बेटर आंसर। इसके बाद में एक और है, वो है x लेस देन 0, यानी इधर की साइड, इधर की साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट की होगी। अब देखो सेम लॉजिक वापस लगेगा यहां पर, ये डिस्टेंस आपका x है, ये डिस्टेंस आपका x है। अब यहां क्या हो रहा है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां ज्यादा होगा, यहां कम होगा, मतलब सॉरी पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा नहीं होगा, पोटेंशियल, यहां भी पोटेंशियल जो है ना गिरता हुआ जाएगा। अच्छा एक मिनट जरा, अच्छा ये माइनस एक्स बोला जाएगा ना, इसको माइनस एक्स वैल्यू बोली जाएगी। अच्छा अब पोटेंशियल की बात कर रहे हैं ना, तो पोटेंशियल, हाँ तो फिर उसको भी तो माइनस ही बोलना पड़ेगा ना पोटेंशियल को, तो क्योंकि आप जैसे यहां से यहां जाएंगे,
यहां से यहां जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, तो नेचुरल पोटेंशियल घटेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, करेक्ट। तो यहां पर लेस होगा, यहां पर ज्यादा होगा। हमारा डिफरेंस चाहिए फाइनल माइनस इनिशियल, तो फिर नेगेटिव ही आना चाहिए, यानी फोर्थ का आंसर भी नेगेटिव ही होना चाहिए। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एक्स, एक्स आना नेगेटिव ही चाहिए। तो इसका आंसर जो है ना सेकंड फोर्थ होना चाहिए, और x इक्वल टू ये फर्स्ट भी हो सकता है। देखना आंसर, एक मिनट जरा इसके आंसर चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। क्वेश्चन नंबर 2 1 2 4 1 2 4 दे रखे हैं, तीनों दे तो रखे हैं, बस ये फोर्थ में थोड़ा सा ये हो रहा है कि जब हमारा सेकंड वाले को हमने नेगेटिव कहा है तो उसी आर्ग्यूमेंट से तो फर्स्ट वाला भी नेगेटिव हो जाएगा, सेम आर्ग्यूमेंट से। अब हम यहां पर x को नेगेटिव नहीं रखेंगे हैं, या इन्होंने x की नेगेटिव लेकर के फिर वो उसको बाद में नेगेटिव बन जाएगा कि अब x नेगेटिव रखोगे। x लेस देन 0 दे रखा है ना, हाँ x लेस देन 0 दे रखा है बेटा, तो x की वैल्यू रखो आप, तो वो अपने आप ही फिर नेगेटिव आ जाएगी, समझ रहे हो। इन्होंने स्पेशली देखो फोर्थ ऑप्शन में लिख रखा है x इज लेस देन और ग्रेटर, सॉरी x इज लेस देन और इक्वल टू 0, इसका मतलब x नेगेटिव वैल्यूज में है। नेगेटिव वैल्यूज में है, आपको रिजल्ट नेगेटिव चाहिए पोटेंशियल का, रिजल्ट नेगेटिव चाहिए पोटेंशियल का, तो आपको यहाँ नेगेटिव वैल्यू पुट करोगे तो पॉजिटिव वो आ जाएगी, फिर नेगेटिव आ जाएगी। इसलिए आप इसको x ही कहिए, x ही कहिए, वो अपने आप आएगा आपका। चलिए अब इसके आगे की बात करते हैं अपन। एक बात ये है, इसका जो थर्ड ऑप्शन है ना, ये अब इन्होंने क्यों गलत दिया क्यों नहीं गलत दिया ये नहीं पता, लेकिन ये तो गलत है ही। तीसरा ऑप्शन में अब कैपिटल एक्स पता नहीं क्या है, कुछ बता ही नहीं रखा कैपिटल एक्स के बारे में क्या है, कि व्हाट इज दिस, क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं कहा। लेकिन ये क्वेश्चन आपने नहीं पूछा ना, ये चिंताजनक बात है मेरे लिए। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा नहीं गया है मेरे से, नॉट आस्क्ड, लिस्ट में नहीं है भैया, मेरे पास जो लिस्ट है उसके अंदर ये नहीं है सवाल। तो अब आपको ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि क्यों नहीं पूछा गया है ना, डिस्कस करना इसको जूम सेशन में, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए आप जरा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, a positive charge capital Q is placed in the space, fixed in the space. A negative charge minus q of mass m revolves around the fixed charge in the elliptical orbit. The fixed charge capital Q is at one focus of the ellipse. The only force acting on the negative charge is the electrostatic force due to the positive charge. Then which of the following statement is true? देखो देखो देखो, ये प्लेनेटरी मोशन है, सन के चारों तरफ प्लेनेट चक्कर लगाते हैं ना, बिल्कुल वही मोशन है। केपलर्स लॉ लगाइए, दोनों तीनों केपलर्स लॉ लगेंगे। फर्स्ट वाला है लीनियर मोमेंटम ऑफ नेगेटिव पॉइंट चार्ज इज कंजर्व्ड, गलत। लीनियर मोमेंटम कभी भी कर्वी लीनियर मोशन, जब इलिप्स बनता है, सर्कल बनता है, कोई कर्व बनता है, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहता है। एंगुलर मोमेंटम नेगेटिव पॉइंट चार्ज अबाउट द फिक्स्ड पॉइंट इज कंजर्व्ड, करेक्ट। सेकंड इज करेक्ट आंसर। थर्ड, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द नेगेटिव चार्ज इज कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है, काइनेटिक एनर्जी बार बार बदलती है, तो थर्ड इज रॉन्ग आंसर। फोर्थ आंसर है सम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड, करेक्ट। फोर्थ इज राइट। ये हमने ग्रेविटेशन में किया था, ग्रेविटेशन में टोटल एनर्जी को हम कंजर्व करते थे, जिसमें पोटेंशियल प्लस काइनेटिक दोनों होती थी। तो आप देखिए पोटेंशियल प्लस काइनेटिक दोनों को आप मिला करके कंजर्व करिए। ये आपका MCQ का क्वेश्चन नंबर था 3। अब एक बार जरा कॉम्प्रहेंशन जो है ना, कॉम्प्रहेंशन टाइप क्वेश्चन हैं, कहाँ है भाई कॉम्प्रहेंशन टाइप क्वेश्चन, हाँ कॉम्प्रहेंशन टाइप क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन नंबर 2 3 4 6 कॉम्प्रहेंशन। चलिए हम जरा कॉम्प्रहेंशन को कंप्लीट करते हैं, इसको पढ़ना पड़ेगा बड़े ध्यान से कॉम्प्रहेंशन को। अच्छा, कॉम्प्रहेंशन में कई बार तो पता है क्या होता है कि जो कॉम्प्रहेंशन की जो स्टोरी होती है ना, कई बार तो बड़ी मीनिंगफुल होती है। कई बार ये कॉम्प्रहेंशन में बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी बना देते हैं, और फिर लास्ट में ना केवल डेटा का यूज होना होता है, स्टोरी का कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन अब देखो ये वाला कॉम्प्रहेंसिव है ना, इसमें स्टोरी भी मीनिंगफुल है, मतलब ये ऐसा कॉम्प्रहेंसिव है कि आप स्टोरी को छोड़ नहीं सकते। देखो एक क्वेश्चन आया था फोटोकॉपी टाइप, उसके अंदर आप स्टोरी को जो है ना इग्नोर भी मार सकते हो, क्योंकि आपको मतलब है QE बराबर फोर्स से। हाँ, फोटोकॉपी टाइप क्वेश्चन करवाया मैंने आपको, एक DPP के अंदर है ना। हाँ, ये कॉम्प्रहेंशन जो है ना, इस पर मैं बात कर रहा हूँ। ये देखो क्या है कॉम्प्रहेंशन। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ऑल पॉइंट्स इन द स्पेस इज गिवन बाय दिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे रखी है जी। सबसे पहले मैं इसको लिख देता हूँ, √3I कैप माइनस J कैप, करेक्ट। चलिए अगला देखो क्या है, E के ऊपर वेक्टर लगाइए। आगे
A square frame of line 1 meter is shown in the figure. The point lies in n point lies in xy plane and this. अच्छा, मतलब इन्होंने पता है क्या किया है, इन्होंने ये किया है कि ये y है और ये एक x है। ये लो, इन्होंने y को यहां बनाया है, x को यहां बनाया है, x को यहां बनाया है, और एक प्लेट इन्होंने ऐसे रखी है जो वहां से 30 डिग्री बन रहा है, नहीं 60 डिग्री इधर से बन रहा है थीटा। एक मिनट जरा, इधर से 60 डिग्री बन रहा है बेटा, इस साइड से, इस साइड से 60 डिग्री बन रहा है, करेक्ट। इस साइड से 60 डिग्री बन रहा है। ये आपकी प्लेन जो है ना, इस तरह से मैं थोड़ा सा बना देता हूं इसको, ये ऐसा है गेम। अब देखो एक बात है ना कि ये प्लेट इस तरह से बनी हुई है, तो इसका जो एरिया आएगा ना, एरिया वेक्टर, वो उधर की तरफ आएगा। तो एरिया वेक्टर आपका इसके परपेंडिकुलर आएगा, यानी ये इधर की तरफ आएगा एरिया वेक्टर। ये एंगल 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री आएगा। तो मैं एरिया वेक्टर लिख रहा हूं, एरिया वेक्टर। पहले तो एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताइए। स्क्वायर फ्रेम की साइड 1 मीटर दे रखी है। जब स्क्वायर फ्रेम की साइड 1 मीटर होती है ना, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो गया। अब इसको मैं लिख रहा हूं, देखना, ये y है और ये x है। इन्होंने y और x देखो बदल दिया है, y और x बदल दिया है, तो सावधान रहना, आप गड़बड़ नहीं कर सकते। ये आएगा 1/2 j कैप। अब देखो ये यहां पे माइनस लिखना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने प्लस x इधर लिया है, जो इन्होंने दिखाया है ना उसमें प्लस x इधर है और z ऊपर की तरफ है, तो हमें इसको माइनस देना पड़ेगा, और ये होगा √3/2 i कैप। ये वेक्टर का गेम है, वेक्टर का गेम है। ये वेक्टर को आप अच्छी तरह समझना, एक दिन मैं वेक्टर की क्लास दूंगा ही पूरी। जूम सेशन एक दिन आप याद दिलाओ कि सर वेक्टर, यूनिट वेक्टर पर जूम सेशन होना चाहिए। एक जूम सेशन किस पर होना चाहिए? यूनिट वेक्टर पर, जिससे आप यूनिट वेक्टर का गेम सीखो कि क्या है। अब जैसे यहां पे आ गया तो अब आपके तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। अब ये सबसे पहले पूछना है मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द एरिया एनक्लोज। तो ले जी, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल देता हूं मैं, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। आप दोनों का प्रोडक्ट करिए, इसका और इसका। तो मैं ई वेक्टर को लिख रहा हूं √3 i कैप माइनस जे कैप, और ये है 1/2 j कैप माइनस √3/2 a कैप। तो एक काम करो जरा, आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करो, जे कैप को जे कैप से मल्टीप्लाई करो, आई कैप को आई कैप से करो, जे कैप को जे कैप से करो। तो ये आएगा 3/2 माइनस 3/2, सॉरी माइनस 3/2, और ये आएगा माइनस 1/2, यानी कि -2 आया है जी। तो मैग्नीट्यूड निकालना है ना आपको, तो 2 आ जाएगा आपका। देखना 2 वोल्ट इंटू मीटर आ रहा है क्या आंसर? वोल्ट इंटू मीटर, 2 वोल्ट इंटू मीटर। थर्ड शुड बी राइट आंसर। इसका देखना क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर निकाला मैंने। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, कहां गया, कॉम्प्रहेंशन 1 का 3, करेक्ट। चलिए जी, फिर उसके बाद में आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड इन टेकिंग अ चार्ज। वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है आपकी बार, ध्यान रखना। वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड in taking a charge of 1 microcoulomb from point O to M। O से M पर ले जाना है जी, ओके। O से M पर ले जाना है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक काम करो, वर्क डन इक्वल टू F वेक्टर डॉट S वेक्टर लिख दो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो देखिए मैं F वेक्टर लिख रहा हूं, कौन सा चार्ज लेकर गए हैं? 1 माइक्रोकूलम। तो 1 × 10⁻⁻⁶ है। इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका √3 i कैप माइनस जे कैप, है ना। एस वेक्टर, एस वेक्टर में आप थोड़ा सा ध्यान लगाइए, आपका एम पॉइंट है ना, आपका एम पॉइंट है बेटा। एम पॉइंट जो है ना, उसके कोऑर्डिनेट लिखने की ट्राई कर रहा हूं मैं। देखो एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखना, एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं मैं, आप लोग दिमाग लगाना। मैं लिख रहा हूं 1/2 i कैप प्लस √3/2 j कैप प्लस 1 k कैप। ये लो जी, मैंने ये रखे हैं, मैंने मतलब इस एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखे हैं। मेरे कोई जरूरी नहीं है कि सही हो कोऑर्डिनेट, आप चेक करो, ज्योमेट्री तो जानते हो, चेक करो ज्योमेट्री से, है ना। तो देखिए मैं इसको कर रहा हूं कंप्लीट। अब आप देखना जरा, इसको आप इससे करो। यहां पे ये 0 के कैप है जी, तो ये 1 × 10⁻⁻⁶ तो चुपचाप रहेगा ही रहेगा।
अब आप आई कैप से आई कैप को करो तो ये √3/2 आएगा, ठीक है। जे कैप को जे कैप से करोगे तो √3/2 आएगा माइनस। अरे तो जीरो आ रहा है आंसर, देखना जीरो आ रहा है क्या? बाबा रे, सेकंड में आंसर जीरो है क्या? क्वेश्चन नंबर 2 का 2 दे रखा है इन्होंने, 1 का 3 दे रखा है, 2 का 2 दे रखा है। एक मिनट जरा चेक करते हैं। 3 यानी 2 माइक्रोकूलम दे रखा है। आप वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम दिस टू दिस। एक बार जरा चेक करो ध्यान से कि हमने क्या गड़बड़ करी। एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ठीक है। एफ वेक्टर है आपका चार्ज इंटू ई दे रखा है आपको, ई करेक्ट। ये तो एफ वेक्टर आ गया। अब एस वेक्टर, एस वेक्टर को कहते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल है पॉइंट एम और इनिशियल है 0, करेक्ट। वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड इन टेकिंग अ पॉइंट 1 माइक्रोकूलम फ्रॉम ओरिजिन टू कैपिटल एम तक, कैपिटल एम तक लेके जाना है। ई आपका ये है, करेक्ट। अब आपका एस जो है ना, ये एक इश्यू आ रहा है बहुत ज्यादा एस वेक्टर का। एस वेक्टर जो होना चाहिए ना, वो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होना चाहिए। अब एक तो मैं इस एम के जो कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं ना, यहां पे कुछ गड़बड़ कर रहा हूं क्या मैं? ये आप चेक करो एम के कोऑर्डिनेट लिखने के अंदर। अच्छा ये नहीं, लेकिन ये तो माइनस एक्स इन्होंने खुद ने नहीं लिया, हम माइनस कैसे लिख देंगे? हाँ, बड़ा पंगा हो रहा है भाई। वाई किधर है? वाई इधर, एक्स इधर है, करेक्ट। देखो आप इस एम पॉइंट के जो है ना, ये एक्स कोऑर्डिनेट लोगे, वाई कोऑर्डिनेट लोगे, तो वाई आपका ये आएगा बिल्कुल, एक्स आपका 1/2 आएगा। एकदम सही बात है। बड़ा पंगा हो रहा है भाई। नहीं नहीं कुछ नहीं, इसके कोऑर्डिनेट जो है ना, मेरे हिसाब से तो 1/2 एंड √3/2 एंड 1 आ रहा है एम का कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। ये कोऑर्डिनेट आ रहा है मेरे हिसाब से तो। अब जब इस कोऑर्डिनेट को, इसका कोऑर्डिनेट तो ओरिजिन है तो 0 0 0 0 होगा। डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो 1/2 आई कैप √3 और ये इनिशियल आपका जो है ना, ये 0 है। अब आपका 0 के कैप है, तो इसको मैंने √3/2 लिखा, बिल्कुल लिखा, और इसको मैंने माइनस √3/2 लिखा। मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा। उड़ी बाबा रे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट क्वांटिटी है ना यहां पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है जी, वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल नहीं है। एक्चुअल में पता है क्या होगा, एक के कारण पॉजिटिव चार्ज आएगा, दूसरे कारण नेगेटिव आएगा, 0 आ रहा है इसलिए। चलिए अब एक काम करना आप, फिलहाल तो इसका आंसर 0 ही आ रहा है मेरा तो, मैंने ट्राई कर लिया खूब, अब कुछ नहीं कर सकता मैं इसमें। आई कैन नॉट डू एनीथिंग, फिलहाल तो 0 ही आ रहा है। अब आप एक काम करना, इसको मेरे से जूम सेशन में वापस पूछना कि सर वो आपका आंसर 0 आ रहा था, लेकिन इसने तो दे रखा है 2 माइक्रोजूल, तो कैसे आ रहा है? देखो अब आप लोग भी थोड़ा सा दिमाग लगाना कि व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक योर टीचर इज डूइंग। तो मैं क्या गलती कर रहा हूं ये आप लोग दिमाग लगाना, ठीक है। सोचना थोड़ा सा कि क्या गड़बड़ हो रही है। मैंने एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर का कंसेप्ट लगाया है, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर ऐसा आ रहा है तो क्या करें? फिलहाल तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्लास क्वेश्चन एकदम प्लेन है, यानी क्वेश्चन के अंदर कुछ किया धरा नहीं है, ठीक है। वो बात एक अलग हो सकती है, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो रही हो, कुछ करेक्शन हो रहा हो, तो वो एक देख लेना आप लोग, है ना। वो आप जूम सेशन में डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, स्क्वायर फ्रेम इज नाउ रोटेटेड अबाउट जेड एक्सिस बाई एंगल थीटा सच दैट, अच्छा या तो थीटा इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, बिल्कुल सही बात है। अच्छा ध्यान दो आप, क्वेश्चन नंबर इसमें
मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स इंक्रीज एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बातें कर रहे हैं जी। अब देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आपका आया था ना वो यहां रहा, यहां पर रहा, ठीक है ना। अब आप देखिए कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, ये ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर आपका हमने निकाला था, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका आ गया था उस समय। अब बात ये करनी है कि हमारे को कि अगर इसको थोड़ा सा इधर या उधर खिसकाएंगे तो बताइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या हाल होगा। एक बार देखो जरा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना इस समय परपेंडिकुलर है ये, इसके दोनों, मतलब ए वेक्टर की जो लाइन है ना, ए वेक्टर की जो लाइन है और जो ई वेक्टर की लाइन है, हमारा ए वेक्टर इधर हुआ था ना, तो परपेंडिकुलर है ये दोनों, नॉर्मल है, मतलब प्लेन नॉर्मल है, ध्यान रखना। प्लेन आपका देखो इधर देखो, ये आपका 30 डिग्री है ना, और वो आपका 60 डिग्री है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका उधर ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर ही है। तो इस समय ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब डिक्रीज ही होगा फ्लक्स, चाहे आप कैसे भी कर दो, क्योंकि सबसे ज्यादा फ्लक्स तब निकलता है जब प्लेन परपेंडिकुलर होती है ई वेक्टर की, प्लेन ई वेक्टर के जब परपेंडिकुलर होती है तब सबसे ज्यादा फ्लक्स निकलता है। आपका ये एरिया वेक्टर था, लेकिन प्लेन की डायरेक्शन ऐसे, अगर मैं प्लेन लेता हूं तो प्लेन की डायरेक्शन ऐसे देखो, तो प्लेन की डायरेक्शन का अगर मैं वेक्टर बनाऊं, बनाया नहीं जाता, कभी भी नहीं बनाया जाता, प्लेन की डायरेक्शन का वेक्टर कभी भी नहीं बनाया जाता, राइट। एरिया वेक्टर की ही डायरेक्शन ली जाती है जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है, लेकिन मैं फिलहाल आपका प्लेन वेक्टर का डायरेक्शन बना रहा हूं। तो ये आपका जो है ना प्लेन वेक्टर, ये आ रहा है आपका इधर की तरफ, √3/2i कैप आ रहा है और प्लस 1/2 j कैप आ रहा है। तो ये एक्चुअल में जो है ना, ये जो चीज आ रही है ना, ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ रही थी। इलेक्ट्रिक फील्ड के एलोंग है क्या ये? क्या बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड के एलोंग है जब, तो फिर ये ऐसे कैसे होगा भाई? नहीं, ये तो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर आपका एकदम सही आ रहा है, हाँ एकदम सही है। तो ये तो जाएगा आपका फ्लक्स जो है, ये जो क्वेश्चन है ना, इसको चेक करना पड़ेगा एक बार अच्छी तरह से। कॉम्प्रहेंशन टाइप क्वेश्चन है ना ये। आंसर की देखो एक बार जरा, 1 का 3 है, 2 का 2 है और 3 का 4 है। एक मिनट जरा, 1 का 3 है, 2 का 3, 2 का 2 है, 1 का 3 है, 2 का आंसर 2 है, 2 का आंसर 2 है, जबकि हमारा 2 का आंसर 0 आ रहा है ना। ये क्या चक्कर है? अब आप एक काम करना है, इसकी कैलकुलेशन में से जूम सेशन में करवाना है ना। उस समय मतलब वो होता है कभी कभी कि इस समय मतलब मेरा दिमाग कहीं तरीके से चल रहा है, आप जूम सेशन में करवाना ये सवाल वापस मेरे से, ठीक है। फिलहाल अपन आते हैं इसी का कॉम्प्रहेंशन का क्वेश्चन नंबर 4 पर, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसको हम चेक करेंगे जूम सेशन में, ठीक है। तो देखिए, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस ए इज सराउंडेड बाय अ थिन अनचार्ज्ड कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग सेल ऑफ रेडियस 2a. A point charge q is placed at distance 4a, ठीक है, फ्रॉम द कॉमन सेंटर, ठीक है। द इनर स्फीयर इज ग्राउंडेड, तो चार्ज ऑन द सॉलिड स्फीयर। अच्छा ये देखो जी, एक सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस ए है, केवल ए है केवल, और बाकी इसका जो है ना एक बाहर है जिसकी रेडियस 2a है, और एक इसके सेंटर से 4a डिस्टेंस पर चार्ज रख दिया। इसको इन्होंने धरती माता से ग्राउंडेड कर दिया है। ग्राउंडेड करने का मतलब अब इस पर पोटेंशियल को हर हालत में 0 होना पड़ेगा, पोटेंशियल को हर हालत में 0 होना पड़ेगा, वो इसके ऊपर होना पड़ेगा। तो चार्ज ऑन द सॉलिड स्फीयर विल बी, तो किसी भी हालत में इसका पोटेंशियल 0 होना चाहिए। अब देखो बात ये है, ये बेटा चार्ज क्यू है ना, ये चार्ज क्यू है, इस चार्ज क्यू के कारण इस पर कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस होगा, इंडक्शन होगा। इंडक्शन हमेशा इक्वल अपोजिट होता है, इसे नहीं, इसके कारण जो इंडक्शन हुआ है उसके कारण पोटेंशियल तो 0 ही आएगा। तो इंडक्शन के कारण तो पोटेंशियल 0 ही आना है,
नेगेटिव पॉजिटिव बराबर हैं तो सेंटर पर पोटेंशियल 0 आना है। सवाल उठता है कि अब इस पर पोटेंशियल आएगा किस कारण? इस पर पोटेंशियल इसके कारण आएगा, इसके कारण आएगा, प्लस इसके ऊपर कोई तो चार्ज जरूर होगा। ये कह रहे हैं कि चार्ज ऑन द सॉलिड स्फीयर, निश्चित ही चार्ज होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि नहीं तो पोटेंशियल 0 हो ही नहीं सकता। ये क्यू डैश होगा, ये चार्ज क्यू डैश मान लेते हैं, ठीक है ना। अब देखना आप, के स्मॉल क्यू अपॉन 4a प्लस के क्यू डैश अपॉन a बराबर 0। इसके कारण मैं कुछ लिख नहीं रहा इंड्यूस चार्ज के कारण, क्योंकि वो तो 0 होगा ही। अब आप जरा क्यू डैश कैलकुलेट करना, क्यू डैश बराबर आएगा माइनस क्यू बाई 4, क्यू डैश बराबर माइनस क्यू बाई 4। चेक करो जी, क्यू डैश बराबर क्वेश्चन नंबर 4 है ना, हाँ ये 2 है, इसका आंसर सही है, इसका आंसर 2 एकदम सही है। चलिए पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट। 6 वाला सवाल देखो, 6 वाला, पोटेंशियल ऑफ आउटर सेल इज। देखो पोटेंशियल ऑफ आउटर सेल जो आएगा ना, वो इसके कारण और इसके कारण, दोनों के कारण आएगा। खुद के कारण तो नेगेटिव है, नेगेटिव है। इसके ऊपर पोटेंशियल लिख देता हूं मैं, देखो V इक्वल टू, ये आएगा के क्यू अपॉन 4a प्लस के क्यू डैश अपॉन 2a। चेक करो जी, क्यू डैश अपॉन, है ना, ये क्यू डैश है बेटा, हाँ क्यू डैश। अब आप देखो कि के क्यू अपॉन a को कॉमन ले लो एक बार, ये आ जाएगा 1/4, 1/4 तो आएगा ही आएगा, है ना। क्यू डैश को आप क्यू/4 लिखेंगे ना, तो ये माइनस का 1/8 आएगा। देखो देखो चेक करो, कैलकुलेशन चेक करो, डोंट बिलीव ऑन मी। मैंने क्यू डैश इक्वल टू क्यू/4 लिख दिया, 2 पहले से था वहां पे, तो ऐसा कर दिया मैंने। ये मेरे पास में आ रहा है अब माइनस के क्यू अपॉन 8a प्लस के क्यू अपॉन 8a, प्लस प्लस, माइनस नहीं आएगा। तो आप जरा चेक करो इसको, क्यू अपॉन 32 पाई एप्सिलॉन नॉट a, हाँ ये एकदम सही आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका आंसर फर्स्ट हो गया। चलिए ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बाद ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए अगला सवाल है ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन नंबर 4, ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन नंबर 4। देखो जरा, पढ़ो जरा ट्रू फॉल्स को। अ टेस्ट चार्ज Q is made, a test charge Q is made to move in the electric field of a point charge capital Q along 2 different paths shown here. एक मिनट जरा, a test charge Q is made to move in electric field of a point charge capital Q along 2 different closed paths. First path has sections along and perpendicular to the lines of electric field. First path has sections along perpendicular to the line of electric field. Second path is a rectangular loop of the same area as the first. The work done in the first path is more than that of the second path. भैया वापस वहीं जाना है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ना, चाहे कुछ भी है। तो बात ये, चाहे फर्स्ट पाथ हो चाहे सेकंड पाथ हो, एक ही पॉइंट पर वापस पहुंचना है तो वर्क डन तो 0 होगा, दोनों में ही 0 होगा, चाहे कुछ भी हो। क्या कह रहे हैं? फोर्थ में फॉल्स। एक मिनट, हाँ वो तो भाई क्लोज पाथ है ना और इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो सेम ही होगा, सेम होगा और 0 होगा जी, सेम होगा और वर्क 0 होगा मेरे हिसाब से। अब इसके अंदर ये कह रहे हैं एक में ज्यादा होगा एक में कम होगा, एकदम गलत बात है। तो इसको फॉल्स होना चाहिए, फोर्थ वाले को, फोर्थ वाले का आंसर होना चाहिए फोर्थ, फॉल्स। तो इस तरह से आपके कंप्लीट क्वेश्चंस हो गए हैं। आप वीडियो को अच्छी तरह से देखें, चेक करें, जांच करें, है ना। और अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डिस्क्रिपेंसी आपको नजर आती है, कुछ आपको डिसएग्रीमेंट नजर आता है, आपको लगता है कि डिसएग्रीमेंट है, तो आप उसे जूम सेशन में डिस्कस करें। ठीक है, ओके, नमस्ते।